हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 14 यानी 14वां चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम रिस्पिरेशंस एंड एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनसिस वेस्टेज हम पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कई क्लासों के लिए, चाहे वो बीएससी हो, चाहे वो 11वीं क्लास हो, एनसीईआरटी का बुक हो, चाहे वो पंजाब बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के लिए अगर आपको रिस्पिरेशन एंड द एलिमिनेशन ऑफ द नाइट्रोजन वेस्टेज है तो इसका मतलब जो है ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। दोस्तों, आपको पता है कि त्रिपान स्टडी सेंटर जो है इसको 2 लैंग्वेज में ला रहा है, इंग्लिश और हिंदी में जो है अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो ये डबल डोज जो है आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रखेगा। कहते हैं चैप्टर में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो है नाइट्रोजन वेस्टेज हमारे लिए नुकसानदायक और किस प्रकार यहाँ पर जो है रिस्पिरेशन की भूमिका होती है। लेकिन ये सब करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको मानना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जन कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपान स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फ़र्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is consumption of the urea. Here is the table consumption of urea. There is a component, amount of day, component and case. There is a water is a 1200 to the 1500 ml as the component is a glucose and cases are diabetes melters. And there is a second is a urea. Urea is a 25 to 30 grams. And the protein is a component and the kidney diseases, either create of kidney diseases. And third is the uric acid is a 0.7 grams and the acetones is the diabetes melters and striations of their case. And creatinine is a 1.2 ml of erythrocytes and the infection is a urine and system. Ammonia is a 0.6 grams is a leukocytes is a large number of indicated infection of urinary system. And NaCl is a 10 to 15 grams uric acid crystal is a gut and there is a KCl is the 2.5 grams and the magnesium is 0.2 gms and the phosphate is a 1.7 gram mls and the sulfate is a 2 grams. The minute amount of fatty acid, amino acid, pigment, and nucleic is the enzymes, hormone, vitamins. The next topic is antigens and the address natriuretic factor. The thesis is a part of feedback circuit which is the help of the regulate blood pressure and blood volume. There is, so in the picture, there is the afferent arterial GA and glorious and Brown's capsule. There is a you know that is a nephron and the structurally and the functioning unit of human kidney as the custard of the capillary is called the glomerulus. Glomerulus is the cause of the location from the nodules to unit of 14 and summit is a
14:33. Then near the arteries supplying of their glomerulus is like a specialized tissue called to the gustoglomerular aperture, means GGA. Gustoglomerular aperture there. When the blood pressure is the blood volume in the afferent to the arteries drops as a GA is secreted, the enzyme is called the renin. And the renin is a convert to the plasma protein called to the angiostensin into the androstenins as a two which act like a hormones constrict their arterioles, which is their turn elevated to blood pressure. Androstenins is a two as also to estimate the proximal conventional tubulus, means PCT of nephron. Again recall the structure of nephron to be reabsorb more salt and water, so that salt and water scattered in their urines are reduced. As a consequence, blood volume and blood pressures both increase. The angiostensin too also stimulate the iron gland to relax to the hormone aldosterone, which is the make a distal tubulus of nephron to absorb the sodium and water. This will also increase the blood volumes of blood pressure. Here show the flow chart. There is important. There is a when the blood pressures and the volume are lowered due to the dehydration, loss of blood. There is JGA is renals as the androstensin 2, adrenal gland, and aldosterone. There is a convert distal sodium H2O resorption of distal tubulus, and there are concentrated arteries are there. Increase salt and the H2O absorption of the proximal convert to the PCT, and there hemostasis by the increasing blood volume and pressure. There is a antigenesis system of regulating blood volume and blood pressure for air. There is an antithyroidic factor. The antithyroidic factor is a powerful as a vasodilator and the polypeptidase hormone. Secreted by the cells of heart muscles and monocyte are muscle cell. It is released in the arteries of the heart is a response to the high blood pressure and is involved in the hemostatic control of water, sodium, potassium, and fat in body. There is important work for the antithyroidic factor. There is a hemostatic is the control of water. There is a control of water, sodium, potassium and fat in our body. तो यहाँ पर जो है मूल्य घटक के रूप में आपके समक्ष है। देखिए इसमें मूत्र के संघटक कौन कौन से होते हैं, अगर आप जानोगे तो समझोगे तो समझ में आएगा कि जो मूत्र बनते हैं उनमें कौन कौन से घटक होते हैं। देखिए कहते हैं कि इसमें जल जो होती है 1200 से लेकर 1500 मिलीमीटर तक होती है। इसमें घटक जो होती है ग्लूकोज होती है जो कि मधुमेह के कारण होती है। दूसरा जो होता है आपको यूरिया होता है जो 25 से 30 मिलीमीटर होती है, ठीक है, जिसमें प्रोटीन होती है घटक और इसका कारण जो है भूख रोग हो सकती है, ठीक है। उसके बाद यूरिक अम्ल जो होती है 0.7 मिलीमीटर और इसमें जो होता है एसीटोन पाया जाता है जो मधुमेह और भूखा रहना इसका कारण हो सकता है। क्रेटेनिया जो होती है 1 से 2 ग्राम होती है जो रक्त में एथेरोसाइट्स और मूत्र में संक्रमण होती है। उसके बाद अमोनिया जो होती है 0.6 ग्राम होती है जो कि श्वेत ग्लूकोसाइड्स अधिक संख्या में होने के कारण अर्थ मूत्र में जो है संक्रमण होना। अब देखिएगा ये सब चीज़ें जो होगा आप पहली बार सुन रहे हो, लेकिन अगर आप अपना जो है कभी किसी ने यूरिन टेस्ट करवाया है, घर में चेकअप करवाया है, तो आप देखोगे कि सारे चीज़ यही होता है, क्रिटेनिया होता है, यूरिन होता है, ठीक है, कैप्सूल, सारे यही चीज़ें होती है, प्रोसेस होते हैं, तो सारे यही टेस्ट में भी किया जाता है। लैब में दोस्तों यही टेस्ट सब की जाती है जो अभी आप पढ़ रहे हो, चाहे वो क्रिटेनी हो या अमोनिया हो या सोडियम क्लोराइड हो, यही सब चेक जो होता है वहाँ पर किया जाता है माइक्रोस्कोप में, ठीक है। इसमें सोडियम क्लोराइड जो होती है 10 से 15 ग्राम होती है जिसे अम्ल या क्रिस्टॉल भी कहते हैं, ये है गाउडेट्स में होते हैं। उसके बाद के पोटासियम क्लोराइड जो होती है 2.5 ग्राम होती है, मैग्नीशियम 0.2 ग्राम्स होती है और फास्फोरस जो होती है 1.7 ग्राम होती है और सल्फेट जो होता है दोस्तों 2 होती है जो ग्राम होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ रखता है। ये सारी चीज़ें जो होती है दोस्तों जो है आप किसी भी लैब टेस्ट के देख सकते हो या लैब टेस्ट की पर्ची पे सारी बातें आपको लिखी हुई रहेगी, ठीक है। वो ऐसे देखते 2-4 चीज़ें ही हैं लेकिन सारे जो है कैलकुलेशन करके निकालते हैं, ठीक है। तो कहते हैं जो है अति लघु मात्राओं में वसा अम्ल, एमिनो अम्ल और वर्णक महसूल, एंजाइम, हार्मोन, विटामिन आदि के भी होता है इसमें। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है इंपॉर्टेंट यही टॉपिक भी है, कहते हैं कि रेनिन एंजियोस्टेनिस को अरिंदा या लवण मूत्र कारक क्या होती है। अब देखिए यहाँ पर बोमेन जो स्पुट आप देखोगे, बोमेन स्पुट जो है ट्यूब्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम व्यू से, ठीक है। यहाँ पर ही जो होता है ब्लड का जो है छन्ना शुरू होता है, यानी रेनिन
जो है एंजियोस्टोनेसिस जो है पश्चभरण प्रवेशिका का एक भाग है जो कि रुधिर दाब और रुधिर आयतन का जो है विनियम करने में सहायता करता है। यानी यह जो है रुधिर दाब और रुधिर आयतन का जो है विनियम करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर ये देता है। हम जानते हैं कि जो आपको पता है ये किडनी जो होती है, यानी जो नेफ्रॉन में जो मानव बुक्का की संरचना और कार्यात्मक इकाई होती है, यानी किडनी में जो है नेफ्रॉन, ठीक है, इसका जो होता है संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है, यानी इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है, जो कि एक कोशिका गुच्छा नामक कोशिकाओं का एक गुच्छा सा दिखता है आपको। अगर आप देखोगे तो गुच्छा सा दिखता है, इसमें दो मेडुला के दो होते हैं, जो होता है यूनिट के जो होते हैं 14-3-3 से इस कोशिका गुच्छ की स्थिति को पुण्य स्मरण किया जा सकता है। कोशिका गुच्छक के जो धमनियों आ जाती है उसके समीप एक विशिष्ट ऊतक होती है जिसे हम गुच्छा शरण यानी उपकरण यानी जो है JGA कहते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए GA की जो अभिव्यक्त धमनी में दिखाया भी गया है डायग्राम में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। कहते हैं विभावित धमनियों में जब रुधिर दाब तथा रुधिर आयतन कम हो जाता है तब जो है JGA यानी रेनिन स्मिथ नामक एक एंजाइम का स्रोत करता है। रेनिन एंजियोस्टोनोजेनेस नामक जो है प्लाज्मा प्रोटोन को जो है एंजियोस्टोनोस 2 में बदल देता है, जो हार्मोन की तरह काम करता है, धमनी और संकुलित कर देता है, जो कि रुधिर दाब को बढ़ा देता है। एंजियोस्टोनोसिन जो होती है दो जो है बुक्कक यानी नेफ्रॉन की संरचना को पुण्य स्मरण कर सकते हैं। निष्कर्ष के संबंधित नालिका PTA को भी उद्दीपित करती है, जो कि अधिक मात्रा में लवण जल को अवशोषित कर लेती है, ताकि मूत्र द्वारा जो है उत्सर्जन की मात्रा में लवण और जल की मात्रा कम हो जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है दोस्तों कि रुधिर आयतन और जो रुधिर दाब दोनों बढ़ जाते हैं और एंजियोस्टोनिस जो है एल्डोस्टेरोन नामक हार्मोन के मोचन जो होती है जो अधिक बुक्कक ग्रंथियों को भी उद्दीपित कर देता है। तो इससे जो होता है एल्डोस्टेरोन नामक जो है नेफ्रॉन की दृष्ट नालिकाओं द्वारा सोडियम और जल के अवशोषित करने में वृद्धि कर देता है और इससे भी रुधिर आयतन और रुधिर दाब में वृद्धि हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर एक डायग्राम भी देख सकते हो, जो कि यहाँ पर दिखाया गया कि रुधिर आयतन और रुधिर दाब नियमों के लिए रेनिन एंजियोस्टोनेस तंत्र किस प्रकार कार्य करता है। अगर मान लीजिए कि जब रुधिर दाब और रुधिर आयतन कम हो जाते हैं, यानी निर्जलीकरण रुधिर हानि के कारण क्या होता है, तो ये जो होता है JGA में कन्वर्ट करता है, उसका रेनिन होता है, उसके बाद जो है एंजियोस्टोनोजन होते हैं, उसके बाद एंजियोस्टोनोस 2 होती है, उसके बाद अधिबुक्कक ग्रंथि जाता है और यहाँ से जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन सुपरद करती है और यहाँ पर जो है सोडियम और H2O का पुण्य शोषित कर बढ़ा देता है। तो ये जो होता है रुधिर आयतन और रुधिर दाब की वृद्धि कर देता है। तो इस प्रकार जो है ये पूरी क्रिया जो है संपन्न होती है। उसके पश्चात है कहते हैं प्रतिवनमूलक कारक क्या होती है। देखिए प्रतिमूलक जो है एंटोस्टेरोइड्स के कारक जो है सशक्त वाहिका कारक होता है, जो कि यह हृदय पेशी और मेयोसाइट्स और पेशी कोशिका द्वारा स्वतः एक जो है पॉलीपेप्टोन हार्मोन होती है, पॉलीपेप्टोन्स हार्मोन होती है, यानी पॉलीपेप्टोन्स हार्मोन कहलाता है। इसका जो है स्वतः उच्च रक्तदाब के प्रति अनुक्रिया के रूप में हृदय को अलिंदाओं में होता है। यह शरीर में जल, सोडियम, पोटाशियम और वसा को समस्थानिक नियंत्रण से संबंधित होता है। यानी यही जो होता है जल, सोडियम, पोटाशियम और वसा को समय नियंत्रण करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। The next topic is osmoregulation. Osmoregulation by kidney. There is an important topic. Maintenance the solute and concentration of the body fluid. There is a osmoregulation is the maintenance the solute concentration of the body fluid is called is osmoregulation. The maintenance of solute concentration is the body fluid is called to the osmoregulation. Find the control of the precise amount of water and salt reabsorbed into the blood is on important function of the digital converted tubules and the collected duct. Depending on the need of the water in the body, kidneys create hypertonic dilute as a hypertonic concentration urine. The osmoregulation is the control by the hormone ADH and aldosterone is the feedback the circuit of regulate their secretion. When the water content of the body is more leading to be low osmotic pressure, the less ADH means antidiuretic hormone is released. Hence the wall of the DCT and the collective tubulus remain less permeable. As a result, plenty of the dilute urine, hypertonic urine is created. There is the most important function there. The B is when the water content of body is low, the portion of the pituitary is create more
of ADH. The permeability of the tubulus is increasing. As a result, more water is absorbed into the blood and reduce the volume of concentrated urine is excreted. Means hypertonic urea, and the diuresis means to the production of the increasing amount of urine. So antidiuresis is the mean to reduction of urine volume, and hence their name of antidiuretics hormones are ADH. There is a urine is also concentrated by the counter current system of the descending and ascending limbs of anal loops. About 5% of water from a filter is absorbed in their part. And D is in a response to the low sodium ion concentration or low blood pressure. Another hormone is the aldosterone is released by their adrenal cortex. It is stimulate the kidney tubulus to absorb to sodium ion in exchange of potassium ion. This leads to be there is the reabsorption of the water by osmosis. As a result of increasing blood volume, their blood pressure is increased. And similarly, high sodium concentration will be inhibit their aldosterone is released, and it is a result would be a lead to the lower sodium ion concentration in the blood. The aldosterone is the most hormone of the body is released. Their blood pressure is another is the release their adrenal cortex. The exchange of potassium ion is also important here, and the blood pressure is increased. Similarly, high sodium concentration will be compared to the aldosterone release. It is resulting or would be lead to the lower sodium concentration to air. तो यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट बात आ जाता है कि बुकक द्वारा प्रसारण विनियम यानी ऑस्मोलेबुलेशन कैसे होता है, तो ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक भी यहाँ पर होता है। कहते हैं शरीर के तरल पदार्थों की विलय सांद्रता को बनाए रखने में जो है प्रसारण नियम कहते हैं, और उदीर में जो पुण्य अवशोषित जल और लवण की ठीक ठीक मात्रा का उत्कृष्ट नियम यानी दृष्ट संवाहित नालिका और संग्रहित वाहिकाओं का एक जो है महत्वपूर्ण कार्य होता है। शरीर में जल का आवश्यकता के आधार पर जो है किडनी यानी बुकक जो है अल्प प्रासरण यानी तनुकृत अथवा अति प्राचीन सांद्रता का मूत्रकोषण करते हैं। देखिए दोस्तों, ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है कि जैसे हमारे शरीर में जो है कार्य होती है, जैसा हम कार्य करते हैं, वैसा ही किडनी जो है अपना कार्य करता है। इसके लिए वो जो है अल्प प्रासरी और जो है अति प्रासरी नियम का जो है कार्य करती है। अल्प प्रासरी का मतलब समझ ही गए होंगे कि जो किडनी कम मात्रा में जो है किडनी प्रासरण करती है, और अति मतलब होता है अधिक। तो ये बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है। कहते हैं प्रासरण नियम का नियंत्रण हार्मोन जो है ADH करता है, यानी प्रासरण नियम जो होती है इसका जो कंट्रोलर होता है वो कौन होता है, ADH एल्डोस्टेरोन द्वारा होता है, और इसके स्वतंत्र नियम जो है पुनरारंभ परिप्रथ द्वारा किया जाता है। अब कहते हैं इसमें कई बातें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है। जैसे पहला है कि शरीर में जल की मात्रा अधिक होने पर प्रासरण दाब कम हो जाता है, और ADH प्रतिमूलक यानी हार्मोन एंटी डायरेटिक्स हार्मोन कम मात्रा में नियुक्त होती है। यहाँ पर DCT और संग्राही वाहिनियों की भित्तियों कम प्रासरण बनी रहती है, और इसका परिणाम ये होता है दोस्तों कि बड़ी मात्रा में जो है तनुमूत्र यानी अल्प प्रसारी मूत्र का उत्सर्जन होता है, यानी अधिक अमाउंट में जो है अल्पसारी मूत्र का निर्माण हो जाता है, जो कि सही नहीं रहता है। कहते हैं ख पार्ट इसकी जो क्या है, अगली पार्ट जो है कि शरीर में जल की मात्रा कम होने पर पश्च यानी पिट्यूटरी ग्रंथि अधिक ADH का स्राव करने लग जाती है। यानी मूत्र जब कम होने लग जाता है तो पीयूष जो है ग्रंथि यानी जो कंट्रोलर, देखिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको जो हार्मोनों कंट्रोलर का भी कंट्रोलर कहा जाता है, यानी सभी जो हार्मोन्स को जो है यही कंट्रोल करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ग्रंथि करती है, जिसको AD से स्राव करती है। नालिकाओं की प्रेशर बढ़ जाती है, और इसका परिणाम ये होता है कि यहाँ जो होती है आपको कि रुधिर में अधिक मात्रा में जल का अवशोषण कर लिया जाता है, यानी रुधिर में जो है जल की अधिक मात्रा अवशोषित कर लिया जाता है, और कम मात्रा में सांद्रता मूत्र जो है अति प्रासरित मूत्र का उत्सर्जन कर देता है। और जो इसमें आपने देखोगे डायरोसिस यानी मूत्रलाता का अर्थ है कि बढ़ी हुई मात्रा में मूत्र का निकलना, अंत अति मूत्रता का अर्थ हुआ कि मूत्र की जो है मात्रा कम हो जाना, और यही कारण है कि इसे हार्मोन का जो है प्रतिमूलक हार्मोन एंटी डायरेटिक हार्मोन तथा ADH नाम दिया गया था। कहते हैं उसके पश्चात जो है मूत्र की सांद्रता जो है हेलो लूप की अवरोधी और आरोहित भुजाओं के प्रतिधारा तंत्र यानी काउंटर करेंट सिस्टम से भी होती है। यानी इसका जो है दोस्तों ये होती है कि अवरोही जो होती है मूत्रधारा का तंत्र जो होती है वो है काउंटर
करेंट सिस्टम से भी होती है। निष्पादन में लगभग 5% जो है जल का अवशोषण इसी तंत्र के द्वारा ही होता है। उसके पश्चात है निम्न सोडियम आयन सांद्रता अर्थात निम्न रक्तदाब के प्रति जो है अनुक्रिया के ऊपर में एड्रेनस वेकुल्ट के एक अन्य हार्मोन जिसको हम एंडोस्ट्रोजन निकलता है। ये बुक्क नालिकाओं की जो है पोटाशियम आयनों के बदले सोडियम आयनों के अवशोषण के लिए उद्दीपित भी करता है। और कहते हैं प्राशन द्वारा जल का अवशोषण कर लिया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप ये होता है कि रुधिर के बढ़े हुए आयतन के कारण सख्त दाब बढ़ जाती है, रक्त दाब जो है बढ़ जाता है। इसी कारण सोडियम की बढ़ी हुई सांद्रता होने पर जो है एल्डोस्टेरोन का निकलना संबंधित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप जो रुधिर में सोडियम आयन सांद्रता कम हो जाती है। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे भी जानेंगे। Our next topic is hemodialysis and kidney transplantation. There is an important topic here, hemodialysis. Hemodialysis mean is a kidney transplantation. The hemodialysis is the most important. There are kidney failure patient. There are kidney failure patient is the hemodialysis is an important method. There is a save the life. Yeah, this is called to the kidney transplantation. There are blood urea lead to the rise to abnormal uraniums as a patient suffering from a kidney failure. In such a patient is the artificial kidney is used by the removing excess urine from a body by process called to the hemodialysis. The hemodialysis is the artificially kidney here. It is carried out in their following step. The first is the blood is taken out from the arteries and the patient as a cold to the 0 Celsius. The blood is tend to pass through the cellophonous tubes of the artificial kidney. A cellophonous is permeable to the macromolecules such as urea. Uric acid and mineral iron it is not permeable to the macromolecules such as a plasma means is a plasma protein. The next point is outside the cellophonous tube is the dialysing fluid, which has some solute like those is a blood plasma, but not nitrogen molecules like urea and uric acid. There is outside the cellophane is a tube dialysis fluid, which has some solute like blood plasma, but not nitrogen molecules like urea and uric acid. And then there is a nitrogenous is a compound formed within the cellophonous is a tube as a flow into the dialysis fluid by diffusion. There is a diffusion is the dialysis fluid to by the blood coming out of the artificial kidney is a vomit to body temperature. The blood coming out of the artificial kidney is a vomit to the body temperature are returned to the vena of the patient. Friend, here to show the artificially transplantation of the kidney. There is dialysis here. There is anticoagulation added to here. There is dialysis out, and there is a fresh dialysis in. The blood returned to patient and blood traps, and there is a dialysis of the patient of kidney failure. Here show the diagram is a patient's kidney and the arteries venous cava and transplanted kidney here. There is artificial kidney is here of attached those and their kidneys uterus, urethric, venous like arteries and bladder. There is the other side is the excess salt, excess water, urea, toxic, and the glucose, and dissolve the protein that blood cells also, and purified blood return to the body and fresh dialysis flowing to power. There is a kidney is a failure patient for the dialysis and here. The kidney transplantation is if the kidney failure cannot be treated by their other available means, the kidney transplantation is a advice. The donated kidney may be come from the living person or donor who has recently died, and the genetic make of the donor should be close to the patient as possible. That is, if they are donated by the close relation, it reduces the chance of rejections. The drugs are, however, used to prevent or rejection of the transplantation kidney by their body. The last topic is the role of liver in excretion. It is a excrete of bile pigment is a cholesterol, drugs, and some vitamins. The role of liver is excretion is the cholesterol, drugs, and some vitamins, and it excretes all the above mentioned substance in a bile will flow into the small intestine and form there. This is get removed with the feces. And formation of a uric and uric acid from ammonia also take place in the liver, and these are removed from a body by the kidney.
देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रुधिर अवरोहण यानी हेमोडायलिसिस। देखिए हेमोडायलिसिस या जो है बुक प्रतिरोपण यानी जो है प्लांटेशन, यानी किडनी के जो अगर मान लीजिए कोई फेलियर पेशेंट है तो उसको हम कैसे जो है बचा सकते हैं। तो इसके लिए जो है हम हेमोडायलिसिस भी कर सकते हैं या उसको जो है प्लांटेशन के रिगार्डिंग उसको जो है दूसरा किडनी दे सकते हैं। अब दूसरा किडनी देते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, आखिर कैसे ये होता है, इसका क्या मेंटेनेंस होती है, तो इसी विषय में हम यहाँ चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या है। देखिए हेमोडायलिसिस जो है रुधिर अवरोहण कहलाता है, इसको कहते हैं। इसमें जो कहते हैं बुकपात यानी किडनी फेलियर पेशेंट के साथ ऐसा होता है, से ग्रसित रोगों से रुधिर में यूरिया की मात्रा जो है असाधारण यानी यूरेमिया रूप से बढ़ जाती है। ऐसे रोगों में रुधिर में से अतिरिक्त यूरिया के निकलने के लिए एक जो है कृत्रिम बुक का इस्तेमाल किया, यानी जो है एक आर्टिफिशियल किडनी का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया को जो है हेमोडायलिसिस कहते हैं, यानी जो आर्टिफिशियल किडनी हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम दोस्तों क्या कहते हैं, हीमोडायलिसिस कहते हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया में कुछ चरण जो है यहाँ पर दर्शाया गया है। तो कहते हैं सबसे पहले तो बात यही आता है, रोगी की धमनी में से रुधिर निकाला जाता है और जो है 0 सेल्सियस तक ठंडा कर लिया जाता है, यानी बॉडी से जो है धमनी से जो है वहाँ से ब्लड निकाला जाता है और उसको कुछ समय के लिए ठंडा कर लिया जाता है, 0 सेल्सियस पर ठंडा कर लिया जाता है। इस रुधिर को तब कृत्रिम बुकक की सेलोफेन नालिका में होकर गुजारा जाता है। सेलोफोन सूक्ष्म अणुओं जैसे कि यूरिया, यूरिक अम्ल और खनिज आयरन के लिए प्रमुख होती है। यह प्लाज्मा प्रोटीन जैसे महाअणुओं के लिए प्रम्पस नहीं होती है। तो इसको जो है सेलोफोन नालिकाओं से गुजारी जाती है जो हम ब्लड निकाले हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, सेलोफोन नालिका के बाहर अफवान यानी डायलोसिंग तरल होता है। डायलोसिंग तरल उसमें भरा हुआ होता है जिसमें रुधिर प्लाज्मा में पाए जाने वाले कुछ विलिय तो विद्यमान होते हैं, यानी कुछ विलिय जो होते हैं वहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यूरिया, यूरिक अम्ल जैसे नाइट्रोजन युक्त अणु नहीं होते हैं। यानी इसमें जो है कहते हैं यूरिया यूरिक अम्ल जैसे नाइट्रोजन अणु इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। इसलिए जो है सेलोफोन नालिका के भीतर जो है नाइट्रोजन यौगिक विसरण द्वारा अपवहन तरल में चले जाते हैं और कृत्रिम जो है किडनी जो आर्टिफिशियल किडनी में बाहर आने वाले रुधिर को शरीर के तापमान के बराबर गुणन बना दिया जाता है और फिर उसे शरीर के जरिए जो है रोगियों के शरीर वापस भेज दिया जाता है। यानी उसको जो है टेम्परेचर पूरा मेंटेनेंस किया जाता है, ठीक है, और टेम्परेचर मेंटेन करके फिर जो है पेशेंट वाले बॉडी में जो है इसको भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार जो है डायलिसिस की जो है क्रियाएँ होती है। कहते हैं यहाँ पर आर्टिफिशियल आपको देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि देखोगे कि यहाँ पर ब्लड प्रेशर को जो है पंप लगा दिया गया है और जो है ब्लड यहाँ से निकाला जा रहा है और फिर दोबारा जो है इसको डायलिसिस करने की प्रक्रिया में पूरी प्रोसेसिंग यहाँ हो रहा है और अंदर आपको कुछ दिख रहा है डॉट बने हुए हैं। दोस्तों ये जो होता है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए होता है, क्योंकि आपको पता है हमारे बॉडी का 37 सेल्सियस टेम्परेचर होता है, तो इसको मेंटेन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। फ़ारेनहाइट में जो होता है 97.6 या 7 हो सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है रखता है, तभी जाके जो है हमारा बॉडी जो है इसको एक्सेप्ट कर पाता है। ठीक है, ये जो है आर्टिफिशियल किडनी का जो है यहाँ पर चित्र जो है दिखाया गया है जिसमें हम जो है ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अब यहाँ पर अगर डायग्राम में देखोगे तो इसमें बताया गया है कि इसमें क्या क्या होती है। देखिए जो ये डॉट लाइन दिखाई गई है जिसको इस माइक्रो दिखाया गया है, तो इसमें आप देखोगे कि क्या क्या होता है। अत्यधिक लवण यानी लवण होती है, अत्यधिक जल होती है, यूरिया होती है, अविटॉक्सिन होती है, ग्लूकोज होती है, घुलित प्रोटीन होती है, लाल रक्त कोशिकाएं होती है और शुद्ध रक्त जो है शरीर के वापस भेज दिया जाता है। तो ज़्यादा आरोपित डायलिसिस द्रव्य जो है सेलोफोन से गुजारा जाता है, जो कि यहाँ पर पूरा दर्शाया गया है। दूसरा यार किडनी का यहाँ पर जो है चित्र बताया गया जिसमें देखिए दो किडनी तो हमें पता है कि 2 किडनी हमारे शरीर में होती है, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 3 किडनी लगाई गई है। तो तीसरा किडनी जो है आर्टिफिशियल हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है डायलिसिस किया जाता है। इस कहते हैं कि प्रतिरोपण के जो रोगियों को बुक्कक यानी महाधमनी मांसशिराएँ होती है जिन्हें प्ररोपित बुक्कक यानी ये जो है आपको तीसरा जो नीचे दिख रहा है वो प्रतिरोपित किया गया है, यानी किसी से उधार लेके इसको जो है प्रतिस्थापित यहाँ पर किया गया है, जो मूत्रवाहिकाओं के साथ जोड़ा गया है और शनि प्लग सिराएँ को किया गया था। इस तरह से जो दोस्तों होता है प्लांटेशन होती है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए दोस्तों आप सोचते हो कि सिलेबस जो है जितना सिलेबस है उतना ही हमें करना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ बात रखता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि क्या कर रहे हो,
दोस्तों ये जो है सिर्फ सिलेबस वाइज चल रहा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, जिन बच्चों का जो है टॉपिक है उनको देखना जो है काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, कहते हैं इंग्लिश हिंदी का डोस इसलिए होता है, इंग्लिश में जो होता है आप अच्छे से समझ लेते हो, इंग्लिश में कुछ वर्ड जो है हिंदी में आपको समझ नहीं आती है, तो इसलिए जो है इंग्लिश में एक बार पढ़ लोगे ना तो हिंदी में भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये डबल डोस है, जिन बच्चों को समझ में आ रहा है वो उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। और कहते हैं जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है उनका मन ही नहीं पढ़ने पर लग रहा है, क्योंकि जो बच्चों को पढ़ने में मन लगता है ना उसको बातों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। तो ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। किडनी के बारे में भी हमने जाना। देखिए ये जो है प्रतिरोपण करना तब होता है जब व्यक्ति के जो है किडनी फेलियर कहलाते हैं, यानी उनका किडनी जो होता है फेल हो जाता है। अब देखिए इसमें कुछ बातें जो दिखाई गई, कहते हैं प्ररोपण के समय क्या क्या होती है, यानी प्रति का मतलब कि बदले और आरोपण का मतलब तो पता ही है, यानी किडनी ट्रांसप्लांटेशन। यदि बुक पात का उपचार अन्य तरीकों से संभव नहीं होता है तब बुक में जो है प्रतिरोपण की सलाह दी जाती है। अब कहते हैं कि बुक जो है किसी भी जीवित से अथवा जिसकी हालत ही मृत्यु ही हो प्राप्त किया जा सकता है, यानी जिसकी मृत्यु जो है कुछ समय पहले ही हुआ हो उससे जो है हम किडनी को निकाल सकते हैं। कहते हैं दाता का आनुवांशिक लक्षण रोगियों के लक्षण के साथ यथासंभव अधिक से अधिक मेल खाते हुए होना चाहिए। यदि दाता रोगी का कोई नज़दीकी संबंधी हो तो प्रतिरोपण बुक के अस्वीकार के अवसर कम हो जाते हैं। यानी देखिए दोस्तों, कहते हैं अगर मान लो कोई पराया किडनी हम ले रहे हैं तो उसमें जो है उसको एक्सेप्ट करने की चांसेस बहुत कम होती है, लेकिन अगर कोई अपना ही व्यक्ति किडनी दे देता है तो इसको जो है प्रतिरोपण करना बहुत ही आसान होता है और ये एक्सेप्ट भी कर लेता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति मर चुके होते हैं उनके बॉडी से जो है किडनी निकाल लिया जाता है कि जो कि दूसरे व्यक्ति के लिए हेल्पफुल साबित हो सके। फिर भी रोगी के शरीर द्वारा जो है प्रतिरोपित बुक के अस्वीकार किए जाने को रोकने के लिए औषधि दी जाती है, कि औषधि से जो होता है उसका जो है बराबर मेंटेनेंस किया जा सकता है। अब यहाँ पर जो है लास्ट टॉपिक और अंतिम टॉपिक जो है इस चैप्टर का यही है कि उत्सर्जन में यकृत की क्या भूमिका है। देखिए उत्सर्जन में जो यकृत होती है उसका क्या भूमिका है, तो यह जो है पित्त वर्ण को जो है कोलेस्ट्रॉल, औषधि और कुछ विटामिनों का जो है उत्सर्जन करता है। यानी यकृत जो होती है वो कोलेस्ट्रॉल, औषधि और कुछ विटामिनों का जो है उत्सर्जित करती है, और कहते हैं सभी उपरोक्त पदार्थों को ये पित्त में उत्सर्जित कर देती है, जो छोटे आंतों में आ जाता है और वहाँ से मल के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, यूरिया और यूरिक अम्ल का उत्पादन अमीनों से है जो कि यकृत में होता है और बुक में इन्हें शरीर में से बाहर निकाल देता है, यानी किडनी जो है इन्हें शरीर से बाहर निकाल देता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको हमने समझा। आगे का दोस्तों जो है हम 15 चैप्टर में मिलेंगे। 15वां चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसी तरह त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ बने रहिए और देखते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, शेयर करने के लिए इसलिए मैं कहता हूँ बार बार, क्योंकि शेयर करने से ये होता है कि उन आवश्यक बच्चों तक ये वीडियो पहुँचता है जिनको ये ज़रूरी होती है। ठीक है, कई बच्चे आलोचना भी करते हैं, कोई बच्चे प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि काफ़ी हेल्पफुल है। देखिए दोस्तों, बड़े बड़े व्यक्ति जो होते हैं एक डिजिटलाइज आपको दिखाते हैं, तो डिजिटलाइज हमें नहीं जाना है। देखिए पढ़ाई का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस के रिगार्डिंग अगर आप पढ़ोगे ना तो आप ऑटोमेटिक जो है बेस्ट से बेस्ट बन जाओगे। ठीक है, और डिजिटलाइज की दुनिया में खोओगे तो हो सकता है कि आप अधिक के चक्कर में कुछ भी ज्ञान आपको प्राप्त ना हो। तो इसलिए सबसे अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो अपने सिलेबस को कवर करता है। ठीक है, मैं तो ये भी सुनने में मुझे मिलता है कि लास्ट टाइम मेरा सिलेबस ही कवर नहीं हुआ। तो दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ कि आपने तो डिजिटल देखा, वीडियो देखा, लेकिन आपने अपना सिलेबस पे ध्यान ही नहीं दिया। तो कहते हैं एक ही कंसेप्ट को अच्छे से समझ लोगे तो कौन सा आपके तीर मार लोगे। आपको जो है हर चैप्टर के हर कंसेप्ट को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है, तब जाके जो है आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। त्रिपाण स्टडी सेंटर का सिर्फ यही उद्देश्य है कि बच्चे जो नंबर के साथ साथ जो है सही ज्ञान उनको प्राप्त हो। ठीक है, इसीलिए जो है ये हिंदी में आपको समझाया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा देश जो है हिंदी भाषित देश है, जहाँ पर हर कई क्षेत्र में जो है हिंदी लोग बोलते हैं। तो इसलिए जो ये कई बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि ये NIOS, NCERT और साथ में आपको पता ही है कि यूपी बिहार बोर्ड बच्चों के लिए और कई बोर्डों के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि पढ़ते हैं जहाँ पर उनका बायोलॉजी का सिलेबस है। तो मैं तो यही कहता हूँ उन बच्चों से जिनका ये सिलेबस मैच करता है वो इसको देखें और समझें, और साथ में दूसरे बच्चों को भी जो है इसमें भागीदारी बनाएं, क्योंकि इसे त्रिपाण स्टडी सेंटर ने जो है एक चैन जो है एक बनाया है, जिसमें आपको जो है अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इसको लगाना है और दूसरे बच्चों को शेयर करना है।
तो ये जो है आप जो है बहुत आसानी से कर सकते हो और इसको समझ सकते हो। ठीक है, आप पे जोर नहीं दिया जा रहा है, आपको जो है प्यार से इसको समझने की आवश्यकता है और इसको जो है बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। ठीक है दोस्तों, आगे जो है हम 15वां चैप्टर मिलेंगे। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपान लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NISU बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।